नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। खबर प्रयागराज से है, जहां नैनी में बायो सीएनजी प्लांट का कल अनावरण होगा। दिसंबर महीने में 5वीं बार मुख्यमंत्री का दौरा और सीएम योगी करीब 12 बजे के आसपास यानी 11:55 पर डीपीएस हेलीपैड पहुंचेंगे और 21.5 टन गैस, 209 टन जैविक खाद ये प्लांट तैयार करेगा, जिसका उद्घाटन होना है। महाकुंभ की तैयारियों की समीक्षा भी करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो ऐरावत घाट, संगम नोट घाट का भी निरीक्षण करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गंगा सेतु के समानांतर बने स्टील ब्रिज का भी निरीक्षण करेंगे मुख्यमंत्री। आईसीसीसी सभागार में सीएम यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समीक्षा बैठक करेंगे। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं प्रयागराज से, जहां पर नैनी में बायो सीएनजी प्लांट का कल अनावरण होगा। तो आपको बता दें कि महाकुंभ के स्नान 14 जनवरी, दूसरा स्नान मकर संक्रांति को है। 29 जनवरी तीसरा स्नान यानी मौनी अमावस्या के दिन तीसरा स्नान और 3 फरवरी चौथा स्नान बसंत पंचमी के दिन। तो ये 12 फरवरी को 5वां स्नान होगा माघी पूर्णिमा के दिन। तो 12 फरवरी और फिर 26 फरवरी छठा स्नान होगा महाशिवरात्रि के दिन। तो 26 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन छठा स्नान होगा और 13 जनवरी को पहला स्नान यानी पौष पूर्णिमा के दिन से शुरुआत होगी। फिर 14 जनवरी दूसरा स्नान यानी मकर संक्रांति के दिन और इसके बाद 29 जनवरी तीसरा स्नान मौनी अमावस्या के दिन होगा। 29 जनवरी को 3 फरवरी को चौथा स्नान होगा बसंत पंचमी के दिन और इसके बाद फिर 12 फरवरी 5वां स्नान होगा माघी पूर्णिमा के दिन। फिर छठा स्नान होगा 26 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन। तो ये हम आपको डेट बता रहे हैं जब इस महाकुंभ में स्नान करने लोग पहुंचेंगे महाकुंभ में। तो 40 करोड़ मेहमान वहां पर पहुंचने वाले हैं और उसकी तैयारी की गई है। 1200 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों से लैस होगा ये महाकुंभ। तो मेगा प्लान क्या है वो आपको बता रहे हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती की गई है, किसी भी प्रकार की हिंसा ना हो और स्पेशल फोर्स की तैनाती की गई है। 50 फायर स्टेशन बनाए गए हैं, यानी कि व्यवस्था चाक चौबंद 24 घंटे फायर फाइटर बाइक की व्यवस्था। तो यानी कि 40,000 पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे, यानी कि मेले के चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात होगी। 40 करोड़ मेहमान पहुंचने वाले हैं इस बार महाकुंभ में। अब तक का सबसे रिकॉर्ड श्रद्धालु पहुंचेंगे। 1200 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे, यानी कि हर एक पहल पर, हर एक पहलू पर पुलिस की निगरानी होगी। तो स्पेशल फोर्स की तैनाती की गई है। किसी प्रकार की किसी भी स्थिति में हिंसा ना हो, किसी प्रकार की असुविधा ना हो, इसके लिए 50 फायर स्टेशन बनाए गए हैं। 24 घंटे फायर फाइटर बाइक को तैनात किया जाएगा। 40,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे। 40,000 यानी आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि 40 करोड़ मेहमान के लिए 40,000 से ज्यादा पुलिस और 1200 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे, यानी कि हर पहलू और हर चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती और सीसीटीवी कैमरे से निगरानी। यानी ये तैयारी बताती है कि इस बार का कुंभ स्पेशल होने वाला है, बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है। 50 फायर स्टेशन बनाए गए हैं, यानी कि किसी भी स्थिति में क्विक रिस्पॉन्स करके उस स्थिति को काबू पाया जाए। 24 घंटे फायर फाइटर बाइक तैनात रहेगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसीलिए 40,000 पुलिसकर्मी की तैनाती की गई है, यानी किसी भी अव्यवस्था, किसी भी संवेदनशील स्थिति में मौके पर पहुंचकर स्थिति को काबू करने के लिए क्विक रिस्पॉन्स के लिए 1200 सीसीटीवी कैमरे, चप्पे चप्पे पर पुलिस, यानी हर एक चौराहे पर, तिराहे पर, हर 100 मीटर पर अगर पुलिस तैनात रहेगी तो किसी प्रकार की कोई स्थिति नहीं पैदा होगी जो कि मेले में या वहां पर पहुंचे श्रद्धालुओं को प्रभावित कर सके। तो
24 घंटे फायर फाइटर बाइक वहां पर तैनात रहेगी। योगी यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये मेगा प्लान हम आपको बता रहे हैं, जो महाकुंभ को लेकर इतने दिनों से तैयारी की जा रही है। तो प्रयागराज एक बार फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचने वाले हैं और नैनी में बायो सीएनजी प्लांट का कल अनावरण करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और ये दिसंबर महीने में 5वीं बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंचेंगे। साथ ही साथ आपको बता दें कि सिर्फ बायो प्लांट का उद्घाटन ही नहीं करेंगे, बल्कि करीब 12 बजे पहुंचेंगे डीपीएस हेलीपैड पर और उसके बाद 21.5 टन गैस, 209 टन जैविक खाद ये प्लांट तैयार करेगा। तो शोएब रिजवी हमारे सहयोगी हमारे साथ प्रयागराज से जुड़ गए हैं। शोएब, दिसंबर महीने में 5वीं बार मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं और नैनी में बायो सीएनजी प्लांट का अनावरण करेंगे, और क्या कुछ जानकारी मुख्यमंत्री के पूरे कार्यक्रम को लेकर आपके पास? देखिए, ये सही है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार कुंभ के जो कार्य है उस पर एक तरह से पैनी निगाह बनाए हुए हैं, क्योंकि इस बार 2025 के कुंभ को बहुत बेहतर तरीके से कराने का उनका मकसद है और इसी वजह से ये सारी व्यवस्थाएं की जा रही। 5वीं बार कल एक बार फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आएंगे। न सिर्फ वो घाटों का निरीक्षण करेंगे, अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। 12 बजे के आसपास उनका संगम नदी प्रयागराज पहुंचने का प्रोग्राम है। उसके बाद वो वहां से जो प्रोजेक्ट पर काम चल रहे हैं कुंभ से जुड़े हुए, उसको जाके न सिर्फ उसको देखेंगे, बल्कि एक तरह से कह सकते हैं कि घाट किस तरह से बन रहे हैं, क्या घाट जो बन चुके हैं उनकी क्या स्थितियाँ हैं। उसके अलावा संगम की जो अलग अलग खेतों में काम हो रहे हैं उसको देखेंगे और उसके अलावा अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, क्योंकि अब बहुत कम समय बचा हुआ है। जो समय सीमा है 30 दिसंबर तक की थी वो लगभग पूरी हो गई। जो पीपा पुल है, चक्कर प्लेट है, उसके काम किस स्तर तक पहुंच चुके हैं, उससे अधिकारियों से जानकारी लेंगे। तो कह सकते हैं कि उनका मकसद यही है कि बेहतर से बेहतर व्यवस्था हो, क्योंकि इस बार का जो कुंभ है वो एक यादगार कुंभ हो, इसके लिए पूरी कोशिशें की जा रही है। शोएब, जिस प्रकार से हमने बताया कि इस बार का जो महाकुंभ है उसका मेगा प्लान हम बता रहे थे, 40 करोड़ मेहमान पहुंच रहे हैं, 40,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे, 1200 सीसीटीवी कैमरे और इसके बाद स्पेशल फोर्स की तैनाती, यानी कि तैयारी पूरी है। श्रद्धालु आए उनको किसी भी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, इसके लिए प्लान एकदम तैयार। चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी तैनात होंगे, सीसीटीवी कैमरों से निगरानी होगी। ये तैयारी बताती है कि क्या ये महाकुंभ इस बार बहुत स्पेशल होने वाला है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर इसका अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है। मुख्यमंत्री और जो कैबिनेट मंत्री है उनको एक जिम्मेदारी दी गई है। अलग अलग प्रदेशों के मुख्यमंत्री आएंगे इस दौरान। न सिर्फ राजनीतिक जुड़े लोग, राजनीति से जुड़े हुए लोग आएंगे, उसके अलावा जो श्रद्धालु, जैसा कि आपने बताया 40 करोड़ के आसपास 13 जनवरी से जो 26 फरवरी तक आयोजन होंगे, इनमें आने की संभावना व्यक्त की जा रही है। उनको किसी तरह की व्यवस्था न हो, हर तरफ अपनी भारतीय संस्कृति की जो छाप है वो देखने को मिले, इसलिए शहरों को सजाया जा रहा है, दीवारों को सजाया जा रहा है। अगर सुरक्षा की बात करें तो जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी AI, उससे भी एक तरह से कह सकते हैं ड्रोन के जरिए निगहबानी की जाएगी। जो भी आवागमन के मार्ग हैं उस पर पैनी निगाह रहेगी। सुरक्षा के जितने भी एक तरह से कह सकते हैं कि संसाधन है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। फायर की जो पूरी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसके जरिए मेला में किसी तरह की घटना से निपटने का इंतजाम किया गया, तो ये कहा जा सकता है। उसके अलावा जो टूरिस्ट डिपार्टमेंट है उसने बहुत से ऐसे स्थल डेवलप किए हैं जिनको श्रद्धालु देखेंगे तो यहाँ की संस्कृति के बारे में जानेंगे। तो मुख्यमंत्री की तरफ से जो कोशिशें हैं, प्रधानमंत्री की तरफ से जो कोशिशें हैं, जो 2025 का कुंभ है, जो भी श्रद्धालु आए उसको किसी तरह की दिक्कत न और एक अच्छी छवि, एक अच्छी इमेज देके आए, क्योंकि न सिर्फ देश बल्कि दुनिया से यहाँ पे श्रद्धालु आके सनातन धर्म का सबसे बड़ा आयोजन कह सकते हैं, सबसे बड़ा मेला देश दुनिया का है वो आयोजित होने जा रहा है और इसीलिए उसकी तैयारियों पर इतना फोकस किया जा रहा है, क्योंकि इस दौरान न सिर्फ आम खास तमाम तरह के लोग आस्था में डूबे हुए यहाँ पर आएंगे और उस दौरान उन्हें किसी तरह की दिक्कत न हो, उसके लिए हर विभाग चाक चौबंद व्यवस्था कर रहा है, चाहे रेलवे डिपार्टमेंट हो, चाहे बस के जो रोडवेज के डिपार्टमेंट हो, टूरिस्ट डिपार्टमेंट हो, उसके अलावा सरकार के तमाम विभाग चाक चौबंद व्यवस्था कर रहे हैं। बिल्कुल शोएब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो स्टील ब्रिज का भी निरीक्षण करेंगे मुख्यमंत्री और तमाम जितनी व्यवस्थाएं हुई हैं सबका निरीक्षण किया जाएगा, क्योंकि अब कुंभ मेला शुरुआत होने को आ गया है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। देश में रोहिंग्याओं का मुद्दा इन दिनों काफी सुर्खियों में है। इस मुद्दे को लेकर राजनीति भी जमकर हो रही है।
दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले रोहिंग्याओं को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच विवाद शुरू हो गया है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा हरदीप सिंह पुरी ने रोहिंग्याओं को बसाया है। इस बात की जानकारी खुद मंत्री ने ट्वीट कर दी है और उनके पास सारा डेटा है। अब इस आरोप पर केंद्रीय मंत्री ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। रिक्वेस्ट है कि हरदीप पुरी जी को गिरफ्तार कर लीजिए। उनके पास सारा डेटा है, कहां कहां उन्होंने रोहिंग्यों को बसाया, उन्होंने ट्वीट करके बताया है। ये इतनी मेहनत कर रहे हैं, जरूरत क्या है, नौटंकी क्यों कर रहे हैं? हरदीप पुरी जी के पास और अमित शाह जी के पास सारा डेटा है, कहां किस रोहिंग्या को बसाया, वहां उसको कर लो गिरफ्तार। ऐसी नौटंकी मचा रखी है, मतलब इन्होंने कोई देश चलाना थोड़ी है, सुबह से शाम तक नाटक करते रहते हैं ये लोग। सगा नहीं जिसको केजरीवाल ने ठगा नहीं, एक ही झूठ को बार बार फैलाने से वह सच में नहीं बदल जाता। हां, आपके झूठे होने का प्रमाण बार बार अवश्य दे देता है। सच्चाई ये है कि आज तक कहीं भी किसी भी रोहिंग्या को कोई भी फ्लैट नहीं दिया गया है। जो लोग झूठे नारे लगा रहे हैं वो भी ये बात जानते हैं, लेकिन केजरीवाल जी के विधायक ने रोहिंग्या को दिल्ली में बसाकर उन्हें मुफ्त राशन, पानी और बिजली दिया और साथ में हर एक को 10-10 हजार रुपए देकर उनका वोटर कार्ड भी बनाया है। रोहिंग्या किसका वोटर हो सकता है ये पूरा देश जानता है। केजरीवाल जी का रोहिंग्या को बार बार सपोर्ट करना देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। यह बहुत ही निचले स्तर की राजनीति है। शर्म करिए, झूठ बोलने से बाज आइए। तो आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक नई योजना की घोषणा की। उन्होंने दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले पुजारी और ग्रंथी सम्मान योजना का ऐलान किया है। इस योजना के तहत हर महीने मंदिरों के पुजारियों और गुरुद्वारों के ग्रंथियों को 18,000 रुपए की राशि दी जाएगी। लेकिन अब बीजेपी इस योजना को लेकर केजरीवाल पर हमलावर हो गई है। बीजेपी नेताओं ने कहा कि पिछले 10 सालों में केजरीवाल ने इन सभी को नजरअंदाज किया। बस विशेष समुदाय के लोगों के प्रति इनकी संवेदना थी और उन्हीं लोगों को इन्होंने वेतन दिया। का है जिसने सदियों सदियों से हमारी परंपराओं, हमारे रीति रिवाजों, इसको पीढ़ी दर पीढ़ी, एक तरह से जो गुरु शिष्य परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी इसने आगे बढ़ाया है, हमारे संस्कारों को, हमारी रीति रिवाजों को, हमारे परंपराओं को। लेकिन इसने कभी भी अपने परिवार की तरफ ध्यान नहीं दिया और कभी भी हम लोगों ने इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। हम मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन कभी भी इनकी तरफ हमने ध्यान नहीं दिया। आज इस योजना के जरिए हम इसे मैं वेतन या तनख्वाह नहीं कहूंगा, एक तरह से इनका सम्मान करने के लिए इसकी घोषणा कर रहे हैं कि लगभग 18,000 रुपये महीना इनको सम्मान राशि दी जाएगी हमारी सरकार बनने पर। इन्हें लगा कि कोर्ट में जवाब देना है और चुनाव सर पर है, खाली मौलवी इमामों से गुजारा नहीं चलेगा, तो अब इन्होंने भगवान राम का सहारा लेना शुरू किया है। तो आज इन्होंने ये घोषणा की है कि मैं रजिस्ट्रेशन करूंगा। रजिस्ट्रेशन तो आपने पंजाब में किया था 1,000 रुपये देने का, आज तक किसी एक बहन को नहीं दिया। मार्च में किया लोकसभा चुनाव से पहले, दिल्ली में एक गुलाबी रंग के फार्म छपवा के सबसे भरवाए, वो बोरे के बोरे भरे पड़े हैं, किसी एक महिला को 1,000 रुपये नहीं दिया। तो आज जब चुनाव सर पर है तो इनको ये घोषणाएं याद आ रही हैं। हमारा ये मत है कि भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनेगी सबसे पहले ग्रंथी और पुजारियों को वेतन दिया जाएगा। कि दिल्ली के जो हमारे मंदिरों में पुजारी हैं, भाई हैं, दिल्ली के गुरुद्वारों में जो ग्रंथी भाई हैं, उन सब की जिंदगी में भी सम्मानजनक सहयोग सरकार दे, सम्मानजनक जीने में सहयोग सरकार दे। उनको भी अपने बच्चे पढ़ाने हैं, सबको अपने घर चलाने हैं, एक सम्मानजनक जिंदगी दिल्ली में जीनी है उसमें। और वो बहुत धर्म का काम कर रहे हैं, सब लोग बहुत पवित्र काम कर रहे हैं। कितने सारे लोग सुबह उठ के 5 बजे 6 बजे जब मंदिर पहुंचते हैं तो उससे पहले उसमें कोई पुजारी वहां बैठ के दिया जला के बैठता है। वो सब लोग समाज की सेवा कर रहे हैं, तो उनकी सेवा करना सरकार का काम है। केजरीवाल जी ने जो आज अनाउंस किया है उनके लिए अगली सरकार में योजना, मैं बहुत धन्यवाद करता हूं केजरीवाल जी का, उन सब लोगों की तरफ से। अरे भाई, जब 10 साल आप नहीं दिए, 10 साल केवल मौलवी को देते रहे, पुजारी सड़कों पे चिल्लाते रहे,
तो अब ऐसी स्थिति में आपके ऊपर जो गुस्सा है उस समाज का, अगर देना है तो पूरे 10 साल का जोड़ करके दो। अभी 10 साल आप शासन किए हो, 10 साल में जो हक पुजारी का बनता है वो दीजिए, तब हम आपको क्षमा करेंगे, नहीं तो आपको पुजारियों का श्राप जमीन में पहुंचा देगा। जो हमारे पुजारी हैं मंदिरों के या जो गुरुद्वारों के अंदर ग्रंथी हैं, अगर आप किसी के घर भी जाके देखो तो मंदिरों में ही एक छोटे से कमरे में पूरा का पूरा परिवार रहता है। वो पुजारी अपने बच्चे को इंजीनियर डॉक्टर नहीं बनाता, क्योंकि वो चाहता है कि ये संस्कृति, ये परंपरा अगली पीढ़ी तक जाए, तो वो उसको जो है कर्म कांड की शिक्षा देता है। चाहे तो भौतिक सुख सुविधाओं के लिए उसको जो है वो डॉक्टर इंजीनियर बनाए, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाए। तो एक सरकार के तौर पे एक कर्तव्य है कि इस परंपरा को बचा के रखने वाले, संस्कृति को योद्धा की तरह बचाने वाले लोगों के लिए सरकार कुछ करे। आज क्योंकि चुनाव आया है और चुनाव की घोषणा 4 दिन बाद होने वाली है, 5 दिन बाद होने वाली है, 1 हफ्ते बाद होने वाली है, तब उनको एकदम से मंदिर के पुजारी याद आ गए हैं, उनको एकदम से गुरुद्वारे के ग्रंथी याद आ गए हैं। आज तक उनको याद नहीं आया। तो दिल्ली के पुजारियों से और मैं गुरुद्वारे के ग्रंथियों से ये प्रार्थना करना चाहता हूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि ये शराब का पैसा है, ये शराब के पैसे को हाथ मत लगाइए। जिस आदमी ने हमारे मंदिरों के सामने शराब के ठेके खोल दिए थे, उनके पैसों को हाथ नहीं लगाइए। ये केवल चुनावी स्टंट है, आपको 1 रुपया भी नहीं मिलेगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के पास में ऐसा कोई आंकड़ा नहीं है कि दिल्ली में कितने मंदिर हैं, कौन कौन से पुजारी हैं, उनका नाम क्या है। अगर कोई उनको चिंता होती इनको पैसा देने की, तो वो सर्वे पहले ही करा लेते, सारे मंदिरों की लिस्ट पहले ही बना लेते, सारे पुजारियों के नाम, उनके अकाउंट नंबर पहले से ही लिख लेते। तो यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहे हैं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सोमवार यानी 30 दिसंबर को बड़ा ऐलान किया। उन्होंने दिल्ली के मंदिरों में कार्यरत पुजारियों और गुरुद्वारे में काम कर रहे ग्रंथियों को 18,000 रुपए प्रति माह देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस योजना के लिए मंगलवार 31 दिसंबर से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। मंगलवार को मैं खुद कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर से इसकी शुरुआत करूंगा, फिर हमारे सभी उम्मीदवार अपनी अपनी विधानसभा क्षेत्र में इसका रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल ने बीजेपी के नेताओं से अपील की है कि सीएम महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना की तरह पुजारियों और ग्रंथियों को सम्मान राशि देने की योजना का विरोध न करें। अगर ऐसा किया तो उन्हें बहुत पाप लगेगा। मैं आपके साथ अजीत चौहान और आप देख रहे हैं इंडिया वॉच। बता दें कि अरविंद केजरीवाल की लगातार चुनावी जो घोषणा है होती नहीं आ रही। इससे पहले महिलाओं के लिए सुविधा दी गई, बस की डीटीसी की बस की बात करें या बिजली पानी की बात करें या महिला सम्मान की बात करें या फिर संजीवनी योजना की बात करें। अब एक और नई घोषणा आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दिल्ली में जितने भी ब्राह्मण पंडित हैं जो मंदिरों में पूजा करते हैं, उनको भी हर माह 18,000 रुपए दिया। हम बात करें हनुमान मंदिर के पुजारी हैं, पंडित जी हैं, उनसे सीधे बात करेंगे आखिरकार जिस घोषणा की गई है क्या लगता है कि कुछ आया लेकिन लेट आया, लेकिन उससे पहले नहीं आया, क्योंकि ये चुनावी मुद्दा भी हो सकता है और भी कुछ होता है, क्योंकि चुनावी मुद्दा है और हर पार्टी के नेता कहीं न कहीं सवाल जरूर करते हैं और हर घोषणा देते हैं क्या चुनाव जीतने के बाद ये घोषणा पूरी होगी या नहीं। उनसे पंडित जी जिस तरह से अब इस बार दिया गया है, क्योंकि 10 साल सरकार में केजरीवाल को हो गए हैं, नहीं मिली, पंडित भी उसमें नाराज थे, अब आखिर कहीं का ये सवाल आया है सामने कि उनको भी दिया है। कितना लगता है कि इस बार इसको? देखिए जी, देर आए दुरुस्त आए। पहले एक वर्ग को ही सरकार ने महत्व दिया था, इस बात से हमें नाराजगी भी थी। अब इन्होंने मंदिर और गुरुद्वारों को भी साथ लेके चले हैं। मैं तो कहता हूँ चर्च को भी लेके चलो, सारे समाज को साथ लेके चलो। चलना है तो सबको करो, पक्षपात करके राजनीति नहीं करनी चाहिए। तो अब ये निर्णय आया है, इसका हम स्वागत करते हैं। बट हमारा इस पे ये कहना है कि जिन मंदिरों को, जिन गुरुद्वारों को इस एड की जरूरत है, सिर्फ उसी को दिया जाए। ये समाज का पैसा है, जो हमारे लोग टैक्स भर रहे हैं उनका पैसा है, तो ये अच्छे काम के लिए जाना चाहिए। बिना बात हर इंसान को जिसको जरूरत ना हो उसको भी सैलरी देना बिल्कुल उचित नहीं है।
एक सवाल बनता है कि जब बजट आता है, जो बजट में पहले इसकी तैयारी की जाती है, अभी कोई बजट नहीं आया, ऐसी कोई घोषणा की गई है, लेकिन 18,000 देने की बात कर दी गई है। चुनावी मुद्दा है क्योंकि चुनाव आने वाले हैं, तो हर पार्टी इस बारे में कहीं ना कहीं बात करती है। क्या लगता है कि विधानसभा बैठक की सुभाष के सभी संजीवनी योजना को लेकर बात आई थी अभी, कि उसका कोई निर्णय नहीं है, कोई योजना ही नहीं है, जो अभी से 2100 रुपये देने की बात कही है। क्या लगता है ये भी वही स्टैंड रहेगा? देखिए जी, मैं राजनीतिक आदमी तो हूँ नहीं, ज़्यादा राजनीतिक सूझबूझ भी मुझे नहीं है, लेकिन पहले भी उनकी सरकार बन चुकी है दिल्ली में। बात रही बजट की, तो उनको पूरा अनुमान होगा कि कितना वो कैसे मैनेज कर सकते हैं। अगर उन्होंने कहा है तो ज़रूर उसको पूरा करेंगे, नहीं पूरा करेंगे तो जी जनता सब देख ही रही है। लेकिन सवाल यही बनता है कि 10 साल सरकार में आप रहे हैं, क्योंकि एक पैनल होता है, बजट की बात होती है, दिल्ली सरकार को जो बजट केंद्र सरकार से मिलता है, क्या उसके अधीन रखा जाएगा? क्योंकि हर बार ये कहते हैं कि हमारे पास बजट बहुत है, लेकिन चुनाव के बाद राजनीति शुरू हो जाती है। तो क्या लगता है कि फिर वही लौट फिर के जनता के सामने कुछ कहना और बाद में कुछ होना, क्या लगता है सर? देखिए, इसका निर्णय तो जनता को स्वयं लेना चाहिए। जनता खुद देख रही है हर चीज एक्टिवली, टीवी चैनल के आप लोगों के माध्यम से, कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो इसका निर्णय लेना कि कौन सी पार्टी सही है, कौन सी गलत है, कौन सी राष्ट्र के लिए, देश के लिए, धर्म के लिए काम कर रही है, कौन सी सिर्फ मुद्दे उठा के राजनीति कर रही है वोटों की, वो जनता को स्वयं देखना चाहिए। तो वही चीज सामने आती है कि आखिरकार जिस तरह से लगातार जो मुद्दे हैं गरमाए हुए हैं, लेकिन विश्वास किस पे किया जाए? क्योंकि हकीकत कुछ होती है और सामने कुछ होता है, लेकिन चुनावी मुद्दा है। अब देखना ही होगा जो घोषणाएं की गई हैं पंडितों के लिए, जो ब्राह्मण है, जो मंदिर में, क्योंकि पंडित ब्राह्मण हर जगह शिक्षाओं में भी जो धर्मशालाएं खुली होती है वहाँ भी लोग पूजा पाठ करते हैं, क्या उनको भी मिलेगा या नहीं मिलेगा? लेकिन सवाल है कि आवाज 10 साल से लगातार उठाई जा रही थी, देर में आए, लेकिन इतनी जल्दी क्यों? क्योंकि चुनाव अगले महीने चुनाव होना है। ये घोषणा तो शायद 5 साल पहले भी हो सकती थी। जिस समय ये आया है वो समय कुछ उचित नहीं लगता, आना तो पहले ही चाहिए था, बट क्योंकि अभी इस समय आ गया है तो इसका राजनीतिक मुद्दा तो बनना निश्चित है। तो बिल्कुल देखिए, कल अरविंद केजरीवाल आपके मंदिर आएंगे, क्या लगता है कि यहाँ पर आकर के जो उन्होंने कहा है कि पंजीकरण किया जाएगा, सबके फॉर्म भरे जाएंगे, जैसे कि 60 साल के बुजुर्गों का फॉर्म भरा जा रहा है, महिलाओं के लिए फॉर्म भरा जा रहा है, क्या वही रणनीति दोबारा से अपनाई जा रही है इसमें? देखिए, ये उसका क्राइटेरिया क्या रहेगा ये तो अभी हमें नहीं पता गया है। हमें भी सिर्फ एक ट्वीट दिखाया गया है उनका कि उन्होंने ट्वीट करा है कि ऐसे ऐसे वो कर रहे हैं। एज तो क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए, क्राइटेरिया होना चाहिए कि उनकी सेवा कौन कर रहा है, किस मंदिर को जरूरत है, उन्हीं को ही आगे देना चाहिए। तो कल वो यहाँ आ रहे हैं नहीं आ रहे इसकी सूचना तो अभी तक हमें मिली नहीं है कोई भी। बाकी भी भगत की हैसियत से आ रहे तो कभी भी आ सकते हैं। कल के उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये कहा कि मैं कल मंदिर से स्टार्ट करूंगा। अच्छा, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है जी, उनका हम बिल्कुल स्वागत करेंगे। यहाँ पे बिल्कुल आए, वो हनुमान जी के दर्शन करें, मत्था टेके, बिल्कुल स्वागत। बिल्कुल देखिए, हनुमान मंदिर के पुजारी तो साफ साफ कहना है कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन अब देखना ही होगा जो वादे हैं वो कितने सच होते हैं या नहीं होते, ये तो अब चुनावों के बाद ही, क्योंकि चुनावों से पहले कोई भी योजनाएं पूरी नहीं होती है, नहीं लागू होती, क्योंकि आचार संहिता लगने वाली है। अब सवाल बनता है कि 10 साल तक सरकार कहाँ थी, अचानक चुनाव आए और चुनावों के समय ही ये घोषणा की गई है, ये भी एक सवाल बनता है। आप देखते रहिए न्यूज इंडिया, दिल्ली से अजय चौहान की खास रिपोर्ट। तो उन्नाव से सांसद साक्षी महाराज ने नए साल के जश्न के विरुद्ध जारी हुए फतवे पर कहा कि फतवा जारी करने वालों को यह समझ लेना चाहिए कि भारत शरिया कानून के तहत नहीं चलेगा, ये देश संविधान के तहत चलता है, फतवों से नहीं। साक्षी महाराज ने अखिलेश यादव के सीएम आवास में शिवलिंग वाले बयान पर कहा कि अखिलेश यादव को केवल मुख्यमंत्री आवास ही दिख रहा है, इटावा में उनका भी तो आवास है, पहले वहीं खुदवा के दिखवा लें। फतवे को लेकर एक बार साक्षी महाराज ने फिर हमला बोला। अखिलेश यादव को केवल मुख्यमंत्री आवास ही दिखा रहा है, इटावा में उनका भी तो आवास है, पहले वहां खुदवा के दिखवा लिया। ये पहल उन्होंने की है तो उसका उत्तर उन्हीं को देना चाहिए, मैंने गेंद उन्हीं के पाले फेंकी। फतवा जारी करने वाले भी समझे, आप भी समझ लीजिए, हिंदुस्तान शरीयत कानून से नहीं चलने वाला है, भारत के संविधान से चलने वाला है। तो वो लोग अपनी अकल को दुरुस्त कर लें, जो शरीयत की बात करते हैं, संविधान का अपमान करते हैं। ये भारत बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान से चलेगा। ओबीसी क्या कहते हैं, कभी वो देश की बात करते नहीं, राष्ट्र की बात करते। तो समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन ने संबल हिंसा के पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और 5-5 लाख रुपए के चेक सौंपे। आपको बता दें कि विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद के नेतृत्व में सपा का एक डेलीगेशन संबल हिंसा के पीड़ित परिवारों से मुलाकात करने के लिए संबल पहुंचा, जिसने गेस्ट हाउस में संबल के पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि हम आना तो पहले ही चाहते थे, लेकिन हमें आने नहीं दिया।
अगली खबर औरैया से है, जहां जिलाधिकारी को शिकायती पत्र देकर बताया गया कि सरकारी नाली और चक्रोड में कुछ व्यक्तियों ने जेसीबी और ट्रैक्टर से अवैध रूप से मिट्टी खनन किया। सरकारी जमीन से खनन की गई लाखों रुपए की कीमतों की मिट्टी को भट्टा और प्लॉटिंग कारोबारी को बेची गई है। पीड़ित किसानों ने शिकायती पत्र में बताया कि इससे किसानों के सामने अब सिंचाई और आवागमन को लेकर दिक्कतें होने लगी हैं। इस मामले में मौके पर पहुंचे राजस्व टीम ने जांच कर रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंपी है और जिलाधिकारी के आदेश पर किसान की तहरीर पर सदर कोतवाली में मिट्टी खनन करने के मामले में उपरोक्त नामजदों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। तो अगली खबर संभल से है, जहां से चौंकाने वाला मामला सामने आया है। दरअसल एक महिला ने विद्युत लाइनमैन पर डंडा लेकर खरी-खोटी सुनाई और आपको बता दें कि महिला का बिल जमा था, लेकिन फिर भी लाइनमैन ने लाइन काट दी, जिसको लेकर महिला आग बबूला हो गई और लाइनमैन की क्लास लगा दी। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे महिला आग बबूला हो रही है और उसको लेकर विद्युत लाइनमैन ने कहा कि आप घर जाओ, आपकी लाइन नहीं काटी। तो अगली खबर प्रयागराज से है, जहां कुंभ 2025 की तैयारियां चल रही हैं और अलग अलग अखाड़ों की धर्म ध्वजाएं महाकुंभ क्षेत्र में सबका ध्यान अपनी ओर खींच रही हैं। इन धर्म ध्वजाओं का विशेष महत्व है। दरअसल ये धर्म ध्वजाएं अखाड़ों की आन बान और शान का प्रतीक हैं। अखाड़े किसी भी परिस्थिति में धर्म ध्वजा के झुकने को स्वीकार नहीं करते और इसी के साथ निरंजनी अखाड़े में वैदिक मंत्र उच्चारण के साथ धर्म ध्वजा स्थापित की गई। निरंजनी अखाड़े की धर्म ध्वजा में 52 बांध लगाए गए हैं, जो कि 52 बढ़ियों का प्रतीक है और इन बांधों में एक हाथ का अंतर है। तो बुलेटिन में फिलहाल अगले बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।